ओके। तो हम लोग लास्ट क्लास में वो कर रहे थे, क्या कहते हैं उसको, ब्रायोफाइट्स कर रहे थे। तो ब्रायोफाइट्स में मैंने आपको दो डायग्राम बताया था, मॉसेस और उसका मतलब स्फैग्नम का। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको वो बताया था कि इसका जो क्या कहते हैं स्पोरोफाइट होता है वो मोर एलिब्रेट होता है विद रिस्पेक्ट टू स्पोरोफाइट ऑफ लिवरवर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथीडियम, मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथीडियम एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज male sex organ is entheridium and female sex organ is archegonium, which are multicellular and jacketed, which are multicellular and jacketed, which are multicellular and jacketed, and produced at apex of leafy stage, apex of leafy stage। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया था कि जो फ्रैगमेंटेशन और बडिंग जो होता है इट टेक्स प्लेस इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, वेजिटेटिव प्रोडक्शन। ठीक है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। इन केस, ये लिख लीजिए फिर मैं आपको बता दूंगा। इन केस ऑफ मॉसेस, इन केस ऑफ मॉसेस देयर इज, इन केस ऑफ मॉसेस देयर इज elaborate mechanism of, elaborate mechanism of spore dispersal, elaborate mechanism of spore dispersal। अब ये होता क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। ये कह रहा है कि जो स्पोर का डिस्पर्सल होता है उसके लिए स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है मॉसेस में। जैसे कि अगर आप फ्यूमेरिया को देखेंगे, ठीक है, तो फ्यूमेरिया में आप क्या देखेंगे कि जब फ्यूमेरिया का कैप्सूल होता है, अगर मान लीजिए हम कैप्सूल का डायग्राम बनाते हैं, कुछ ऐसे करके कैप्सूल का डायग्राम होगा। ठीक है, हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, ऐसे कुछ कैप्सूल होता है। ठीक है, तो ये जो ओपनिंग है, ठीक है, यहीं से स्पोर का डिस्पर्सल होता है। यहां पे क्या होता है, 32 पेरिस्टोम टीथ, देयर आर 32 पेरिस्टोम टीथ। ठीक है, ओके। ये जो होता है ये 16 के दो में, एलोबरेट मीन्स एक्सटेंसिव, स्पेसिफिक टाइप से जो, ठीक है, वो हेल्प करेगा, अलग तरीके का एक मैकेनिज्म होना। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यूनेरिया कैप्सूल में देयर आर 32 पेरिस्टोम टीथ प्रेजेंट इन टू वर्ल ऑफ 16 ईच। दो वर्ल होते हैं 16 ईच के। ठीक है, सॉरी सॉरी, it is present in two whorl of 16 each. Now, these peristome teeth are hygroscopic. ये जो पेरिस्टोम टिथ है क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे मान लो ये एक मेरा हाथ है, दूसरा है, ये एक वॉर्ल है 16 का, दूसरा 16 का, अंदर बाहर होते हैं। तो ये जब मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे तो ये ऐसे हो जाएंगे, फिर मॉइस्चर रिलीज करेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। तो इस तरह का ये मूवमेंट शो करते हैं। तो इसके विसिनिटी में जो भी स्पोर आएगा उसको ये डिस्पर्स कर देंगे, बाहर की तरफ एक्सपेल कर देंगे। ठीक है, थर्ड ऑन, इन केस ऑफ फ्यूनेरिया, in case of funaria, (32) peristome teeth are present. In case of funaria, 32 peristome teeth are present in two whorl of 16 each, in two whorl of 16 each,
They are acellular. They are acellular and hygroscopic in nature. They are acellular and hygroscopic. They are acellular and hygroscopic in nature and helps in dispersal of spore and helps in dispersal of spore. ठीक है ना? सेकेंड, जो स्फाग्नम होता है, ठीक है, इसमें जो स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म होता है उसको हम लोग कहते हैं एयर गन मैकेनिज्म. Pardon? In sphagnum, air gun mechanism is present which helps in dispersal of spore. Air gun mechanism is present which helps in dispersal of spore. क्या होता है मैं समझा रहा हूं, मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि आपसे पूछने नहीं जा रहा. देखो इसमें क्या होता है, जब कैप्सूल मेच्योर हो जाता है तो ये ड्राई हो जाता है. ठीक है, ड्राई होकर क्या होगा, ये सिंक करेगा, सिकुड़ेगा तो क्या होगा, अंदर वैक्यूम क्रिएट होगा. ठीक है, कुछ भी चीज अगर सिकड़ता है तो अंदर क्या होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है. सडनली क्या होगा, ये अंदर से प्रेशर के साथ एयर अंदर आएगा इसके कैप्सूल के. तो कैप्सूल के अंदर जब एयर आएगा प्रेशर के साथ, तो जो अंदर स्पोर है वो कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा. दिस इज एयर गन मैकेनिज्म. फिर से बता रहा हूं, एज कैप्सूल मैच्योर्स it dries up and that creates vacuum inside the capsule. As a result, air from the outside enters inside the capsule with a pressure and that helps in expulsion of spore. कोई आपसे पूछेगा नहीं मैकेनिज्म, खाली आप याद रखिएगा एयर गन मैकेनिज्म होता है. अगर बाई चांस ऐसे आज तक नहीं पूछा गया है, मैं सिर्फ आपको ऐसे बता दे. ठीक है, तो यहाँ पे एयर गन मैकेनिज्म. ओके ना, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट. इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स. ठीक है, तो अगर हम ऐसे देखें तो ब्रायोफाइट का जो है ना वो लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा. हाँ बताओ क्या क्वेश्चन है रिदम, क्या क्वेश्चन है बताओ. बताओ भाई जल्दी क्वेश्चन बताओ. विच आर सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट. सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट अगर हम देखें तो आप हम जाइगोट में कोई स्पोरोफाइट मान लेंगे आल्गी में. ठीक है, आल्गी में कि किस ग्रुप में सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होता है, तो जो लोएस्ट प्लांट ग्रुप होगा उसमें सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होगा, और गेमिटोफाइट सिंपलेस्ट होगा जो हाईएस्ट ग्रुप है, दैट इज एंजियोस्पर्म. ठीक है, उल्टा चलता. अभी देखो, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, आगे समझाऊंगा, जब हम लोग एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म पहुंचेंगे तो मैं आपको ये समझाऊंगा. ठीक है ना. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म, सॉरी ब्रायोफाइट्स. तो ब्रायोफाइट का क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है. पहला इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, जो मॉसेस होते हैं इट सर्व्स एज फूड फॉर स्मॉल हर्बेसियस एनिमल. तो फर्स्ट लिखिए, mosses serve as food for
small herbaceous animal. ठीक है, लिख लिया। दूसरा लिखिए, जो मॉसेस होते हैं दे फॉर्म डेंस मैट ओवर द सॉइल सरफेस। तो जहां पे ये ग्रो करते हैं सॉइल सरफेस पे, दे फॉर्म डेंस मैट। तो जब रेनफॉल होगा तो डायरेक्टली सॉइल पे नहीं गिरेगा रेनफॉल, तो टॉप लेयर ऑफ सॉइल रिमूव नहीं होगा, तो क्या होगा, ये सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, थ्रो डाउन, मॉसेस फॉर्म dense mat over the soil surface. Mosses form dense mat over the soil surface. Thus, they prevent soil erosion from. Thus, they prevent soil erosion from falling raindrops. Falling raindrops. Okay. Now, ये जो स्फाग्नम, नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, ये जो स्फाग्नम है इसको हम लोग कॉमनली जो कहते हैं वो कहते हैं पीट मॉस और बॉग मॉस। ठीक है, तो स्फाग्नम जो है इट इज सोर्स ऑफ पीट विच इज यूज्ड एज फ्यूल। ठीक है, कोल का फॉर्म होता है ना पीटे, तो इधर से आता है। ठीक है, थोड़ा डाउन, स्फाग्नम which is commonly known as sphagnum, which is commonly known as peat or bog moss. Sphagnum, which is commonly known as peat or bog moss, is source of peat, is source of peat, which is used as fuel. Source of peat, which is used as fuel. ठीक है, नेक्स्ट, मॉसेस जो होते हैं दे कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। आप देखते हो ना, जब हम लोग मनी प्लांट वाला तो वहां मॉस पिक लगाते हैं क्लाइंबर्स वगैरह के लिए, इसलिए लगाते हैं कि दे कैन होल्ड, अपार्ट फ्रॉम प्रोवाइडिंग सपोर्ट, दे कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। अगर मान लीजिए मुझे इंडिया से किसी प्लांट को अमेरिका भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, उस प्लांट के रूट को मॉस से पैकेजिंग कर दूंगा और उसको वाटर कर दूंगा। मॉस वाटर होल्ड कर लेगा और धीरे धीरे करके उस रूट को पानी देता रहेगा, तो हमारा प्लांट जो है वो यूएसए पहुंच जाए। ठीक है, थोड़ा डाउन, as mosses can hold, as mosses can hold large amount of water, as mosses can hold large amount of water, it is used as packaging material. It is used as packaging material for, it is used as packaging material for transshipment of living plant material. Transshipment of living plant material. ये पॉइंट समझ में आया सबको? ठीक है ना,
इसी पॉइंट में क्यों ये इतना ज्यादा वाटर होल्ड कर सकता है, उसको क्या कारण है उसका वो समझ लीजिए। देखिए मॉसेस के लीफ में एक सेल होता है जिसको कहते हैं रिटॉर्ट सेल। ठीक है, लीफ को जब आप देखोगे, लीफ तो होता नहीं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर उसमें एक सेल होता है, कहते हैं रिटॉर्ट सेल। रिटॉर्ट सेल का जब स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा कुछ जग शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर पानी स्टोर होता है। तो यहीं पे ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसी पॉइंट के ब्रैकेट में, इन मॉसेस लीफ, in mosses leaf, retort cells are present. In mosses leaf, retort, R-E-T-O-R-T, retort cells are present, which helps in storing water. Which helps in storing water. ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंस है मेरे हिसाब से वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो आपको हर हाल में याद रखना है, ये सब भी याद रखना है, जो लास्ट वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसको पहले समझ लीजिएगा और उसके बाद इसको लिखेंगे। देखो एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आपने लाइकेन पढ़ा होगा तो लाइकेन में आपको बताया था इकोलॉजिकल सक्सेशन, याद है कुछ? कि जब रॉक पे सक्सेशन होता है तो पहला कम्युनिटी जो होता है वो लाइकेन होता है, और क्रस्टोज लाइकेन जो कि कार्बोनिक एसिड रिलीज करता है, वो रॉक को वेदर करता है, ब्रेक करता है, और रॉक को ब्रेक करने के बाद फिर वो उसको सॉइल में कन्वर्ट करता है, फिर वहां पे कम्युनिटी आ। तो जब इनिशियली सॉइल बनेगा तो जो पहला कम्युनिटी आता है वो मॉसेस ही होता है। तो राइट डाउन, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, mosses along with lichen, mosses along with lichen play important role in ecological succession, play important role in ecological succession। ठीक है, देखिए ना, so we are through with mosses, sorry, bryophytes। next heading is pteridophyte। next heading is pteridophytes। ठीक है, तो जो pteridophytes हैं, they are the first land vascular plants। pteridophytes are first लैंड वैस्कुलर प्लांट। मतलब क्या हुआ इसका कि ये पहला प्लांट ग्रुप है जिसके पास थैलोफाइट्स उनको कहते हैं जिनमें थैलॉइड स्ट्रक्चर हो, जिनका बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं हो, जैसे रूट स्टेम लीफ हम लोग देखते हैं ना, वो डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। जहां पे ऐसा आपको डिफरेंशिएशन ना दिखे उसको हम लोग कहते हैं थैलॉइड स्ट्रक्चर, और वो जो ऑर्गेनाइज शो करता है उसको हम लोग कहते हैं थैलोफाइट्स, जैसे आलगी हो गया, लिवरवर्ट्स हो गए, ठीक है, इवन ब्रायोफाइट्स। ओके ना, नेक्स्ट इज टेरिडोफाइट। तो हम कहते हैं कि टेरिडोफाइट्स जो है दे आर द फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट। मतलब क्या हुआ कि ये पहला प्लांट ग्रुप है जहां पे वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। राइट ऑन, दे आर फर्स्ट लैंड
vascular plant. They are first land vascular plants. That is first plant group to have xylem and phloem. First plant group to have xylem and phloem. ठीक है, देख लिया। ना जब आप उसको देखोगे तो आप क्या देखोगे, दे प्रीफर टू ग्रो इन कूल, damp and shaded area. ठीक है, and some of them also grow in sandy soils. Right on, next one लिखिए। They grow in cool, damp and shaded area. Cool, damp. They grow in cool, damp and shaded, S-H-A-D-E-D, shaded area. And some of them also grow in sandy soil. ठीक है, अब यहाँ पे एक दो पॉइंट है, तो पहले समझ लीजिए तो लिखेंगे। देखो, जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स का मतलब हो गया नॉन फ्लावरिंग, और जो फ्लावरिंग होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डेंड्रोगैम्स। ठीक है, तो अगर आप टेरिडोफाइट को देखें तो टेरिडोफाइट्स आर नॉन फ्लावरिंग। ठीक है, और ये वैस्कुलर प्लांट है, तो हम इसको हम लोग क्या कहते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम, ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, आपको क्वेश्चन बैंक वगैरह में मिलेगा, ये अभी तो नहीं पूछते ये, तो लिख लीजिए। दे आर ऑल्सो रिफर्ड एज, दे आर ऑल्सो, कूल नहीं, कूल कूल कूल, COOL, कूल, डैम, डैम नहीं, डैम, DAMP, लिख दिया स्विमिंग पूल वाला पूल और डैम, और ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। दे आर ऑल्सो रिफर्ड एज vascular cryptogams. They are also referred as vascular cryptogams. That is non-flowering vascular plants. That is non-flowering vascular plant. ठीक है, नेक्स्ट। अभी जो मैंने आपको ब्रायोफाइट पढ़ाया तो मैंने आपको बताया कि ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज जो होता है वो क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है, और स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है। जब आप टेरिडोफाइट में देखेंगे तो इन केस ऑफ टेरिडोफाइट डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट। ठीक है, डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट which is independent, can be photosynthetic और saprophytic। समझ में मैंने क्या कहा कि यहाँ पे जो डोमिनेंट फेज आपको दिखता है प्लांट, वो होता है स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट जो है वो इंडिपेंडेंट है, या तो वो फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद, या फिर सैप्रोफिटिक है। सैप्रोफिटिक का मतलब होता है कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे वो ग्रो करता है। ठीक है, थोड़ा डाउन। In case of pteridophyte, dominant phase is sporophyte.
and gametophyte is independent, and gametophyte is independent, can be photosynthetic or saprophytic. Can be photosynthetic or saprophytic. ठीक है, लिख लिया ना। नेक्स्ट वन, जब आप टेरिडोफाइट को देखेंगे तो हमने ब्रायोफाइट में बताया था दे हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक। अब जब आप टेरिडोफाइट को देखोगे तो आप क्या देखोगे? इन केस ऑफ टेरिडोफाइट देयर इज ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीफ। ठीक है, प्रणन टेरिडोफाइट हैव true root, true root, true leaf and true stem, true root, true stem and true leaf. ठीक है ना। नेक्स्ट वन, जब आप टेरिडोफाइट को देखोगे तो यहाँ पे लीफ दो तरीके के होते हैं। क्या पॉज होते हैं? वीडियो नहीं आ रहा है? वीडियो नहीं आ रहा सबको? आ रहा है, आ रहा है भाई। यासिका आपके नेट में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ओके ना। जब आप टेरिडोफाइट को देखोगे, ठीक है, तो टेरिडोफाइट में जो लीफ होता है वो दो तरीके का होता है। ठीक है, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीफ। एक लीफ होता है हमारा स्मॉल और दूसरा होता है लार्ज। ठीक है, जो स्मॉल लीफ होता है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रो, जैसे कि इन केस ऑफ सेलाजिनल। ठीक है, जो लार्ज लीफ होता है उसको हम लोग कहते हैं मैक्रोफिल्स और प्रॉन। ये प्रेजेंट होता है इन फर्न। फर्न्स में कौन आता है? लाइक साल्विनिया, अजोला एक्सेट्रा। ठीक है, प्रणम in case of pteridophyte, in case of pteridophyte, two types of leaves are present. In case of pteridophyte, two type of leaves are present. First, microphyll, which is small in size. Microphyll, which is small in size, and macrophyll, which is also known as frond, is large in size. Also known as frond is large in size. ठीक है, तो माइक्रोफिल इन सेलाजिनल एंड मैक्रोफिल इन साल्विनिया, फर्न्स लाइक अजोला, साल्विनिया एक्सेट्रा। लिख लीजिए इसको जल्दी से एग्जांपल। एक टर्म यूज करूंगा मैं, पहले टर्म का मतलब क्या समझ लो फिर आगे करेंगे। एक टर्म यूज करूंगा एक्सिल, AXIL।
एक्सिल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक मेन एक्सिस है, ये साइड ब्रांच, ठीक है, दिस इज योर मेन एक्सिस एंड दिस इज योर साइड ब्रांच, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है, ये जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज रिफर्ड एज एक्सिल। जैसे मान लो कोई प्लांट है और ये एक लीफ है, ठीक है, तो ये जो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिल, ठीक है। एक्सिल वर्ड का मतलब क्लियर हो गया सबको? एक्सिल इज एंगल बिटवीन मेन एक्सिस एंड साइड ब्रांच, कुछ भी जो साइड ब्रांच हो या कुछ भी हो। क्लियर सबको? अब देखो, अब इसको समझो। जो जैसे मान लो ये टेरिडोफाइट का मेन एक्सिस है एंड दिस इज ए लीफ, तो ये एक्सिल हो गया। तो हम कहते हैं इन केस ऑफ टेरिडोफाइट, sporangia is present in the axil of leaf, ठीक है। ये क्या है? sporangia है, ठीक है, और वो इस लीफ के एक्सिल में प्रेजेंट, दिस इज योर लीफ, ठीक है। एंड दोज लीफ on whose axial this sporangia is present is referred as sporophyll। अब समझ में आया कि स्पोरांजिया जो है वो लीफ के एक्सिल में है, ठीक है, और जिस लीफ के एक्सिल में है उस लीफ को हम लोग क्या कहते हैं? स्पोरोफिल। अब इस स्पोरांजिया के अंदर क्या प्रेजेंट है? विद इन दिस स्पोरांजिया वी हैव स्पोर मदर सेल, ठीक है, डिप्लॉयड होता है टू एन। स्पोर मदर सेल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसी सेल से स्पोर बनेगा। नाउ विद इन दिस स्पोरांजिया वी हैव स्पोर मदर सेल and this spore mother cell will undergo meiosis to produce haploid spore, and this spore under suitable condition, फिर समझा दूंगा, this spore under suitable condition germinates to form gametophyte, okay, which is also referred as prothallus. The gametophyte of pteridophyte is also referred as prothallus. मैं फिर समझा रहा हूं, in the axil of leaf, ठीक है, in the axil of leaf sporangia is present, and those leaf on whose axial this sporangia is present is referred as sporophyll, okay. Within this sporangia we have spore mother cell which will undergo meiosis to produce haploid spore, and this haploid spore under suitable condition germinate to form gametophyte, which is known as prothallus. So gametophyte of pteridophyte is referred as prothallus. समझ में आया? तो लिख लीजिए इसको मैडम। In the axil of sporophyll, in the axil of sporophyll, in the axil of sporophyll, sporangia is present. Sporangia is present. Within this sporangia, spore mother cell is present. Within this sporangia,
spore mother cell is present. This spore mother cell undergoes meiosis. This spore mother cell undergoes meiosis to form haploid spore, and this spore, under suitable condition, germinates under suitable condition, germinates to form gametophyte. Which is also known as prothallus. जल्दी इसको बनाइए, make it fast. Also known as prothallus. ठीक है, डायग्राम बनाइए जल्दी से. ये बना लिया सबने? ना, जल्दी से बनाइए ना. देखो, तो बाद में देखिए, पहले इधर कुछ केसेस में क्या होता है, ठीक है, ये जो स्पोरोफिल है, they are spirally arranged around an axis to form a compact or lax structure, या तो टाइट या ढीला. That is known as cone or tubulus. As in case of Selaginella and Equisetum. ठीक है, मैंने कहा it forms compact और lax, मतलब या तो टाइट होगा या ढीला डाला हो. Write down. In case of pteridophytes such as Selaginella and Equisetum, in case of pteridophytes such as Selaginella and Equisetum, sporophylls are spirally arranged. Around an axis, spirally arranged around an axis to form compact or lax structure, known as strobulus or cone. ठीक है, जल्दी इसको डायग्राम को बना लीजिए. हाँ,
कॉम्पैक्ट मीन्स टाइटली पैक्ड होगा, लैक्स मतलब ढीला ढाला। ओके, बन गया सबका? अब आते हैं इधर वापस प्रोथालस। ये जो प्रोथालस है, मैंने आपको बताया कि इट रिप्रेजेंट्स गेमेटोफाइट, और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था गेमेटोफाइट जो होता है टेरिडोफाइट का, या तो फोटोसिंथेटिक होता है या साप्रोफिटिक होता है, मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो जो प्रोथैलस होता है इट इज मल्टीसेलुलर इनकॉन्स्पिकुअस। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब क्या होता है, आप इसको आसानी से नहीं देख सकते। मल्टीसेलुलर इनकॉन्स्पिकुअस फोटोसिंथेटिक और साप्रोफिटिक स्ट्रक्चर। राइट, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। प्रोथैलस इज फ्री लिविंग, प्रोथैलस इज फ्री लिविंग multicellular free living multicellular inconspicuous multicellular free living inconspicuous फोटोसिंथेटिक और साप्रोफिटिक स्ट्रक्चर। इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब जो आसानी से ना दिखे, cannot be visualized easily। फोटोसिंथेटिक और साप्रोफिटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, जब आप इसको देखेंगे प्रोथैलस को, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो प्रोथैलस है इट इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम with the help of unicellular rhizoids। ठीक है, तो नेक्स्ट वन लिखिए। प्रोथैलस इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, प्रोथैलस इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम with the help of unicellular rhizoids attached to the substratum with the help of unicellular rhizoids फोटोसिंथेटिक और साप्रोफिटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? हाँ, साप्रोफिटिक। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? ओके ओके, ना नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। Sex organs are produced on prothallus। Next पॉइंट लिखिए। Sex organs are produced on prothallus। Male sex organ is antheridium and female sex organ is archegonium। Male sex organ is antheridium and female sex organ is archegonium।
ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ये पॉइंट को पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। जो टेरिडोफाइट्स है दे आर द फर्स्ट लैंड वैस्कुलर प्लांट्स, मतलब पहला प्लांट ग्रुप है जिसके पास अपना जाइलम एंड फ्लोएम है, मतलब ट्रांसपोर्ट सिस्टम एफिशिएंट है, वाटर मिनरल के लिए जाइलम है, फूड के लिए फ्लोएम है, बट डिस्पाइट दैट their distribution is restricted to few geographical area, मतलब सब जगह नहीं मिलते क्योंकि इनका ये सब जगह आपको नहीं दिखेंगे। ऐसा क्यों है कि पहला लैंड वैस्कुलर प्लांट होने के बाद भी ये सिर्फ और सिर्फ कुछ ही जगह पे मिलते हैं। एक सेकंड सर, मैं आपको 10 मिनट में, सर 10 मिनट में कॉल करूं, क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट में कॉल करूं सर, क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट में कर रहा हूँ, ओके सर। तो ऐसा क्या कारण है कि पहला लैंड वैस्कुलर प्लांट होने के बावजूद भी, ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, दो कारण है इसका, ठीक है, देयर आर टू मेन रीजन। पहला रीजन ये है कि जो इसका प्रोथैलस है, दिस प्रोथैलस रिक्वायर्स cool, damp and shaded area for its growth and development. Cool, damp and shaded area for its growth and development, जो कि हर जगह अवेलेबल नहीं है, पहला कारण। दूसरा कारण, फॉर फर्टिलाइजेशन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन होना है तो वाटर चाहिए। तो ये दो मेन कारण है जिसके कारण इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है फ्यू ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है ना। दैट ऑल, although pteridophytes are first land vascular plant, first land vascular plant, but its distribution is restricted to few geographical area because of following regions. First लिखिए, Prothallus requires cool, damp and shaded area, cool, damp and shaded, shaded area for its growth and development. Second लिखिए, there is requirement of water for fertilization. There is a requirement of water for fertilization, ठीक है। तो ये दो मेन कारण है जिसके कारण टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है इट इज इन फ्यू ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है, इसलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए खाना खाइए आप लोग भी, मैं भी खाता हूँ। थैंक यू।